मैं एक हॉरर फिल्म जिसका नाम ह्यूमन है समझाने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिर हम एक निराशाजनक भविष्य की झलक देखते हैं जहाँ नागरिकों को सैन्य ट्रकों से राशन की बूंदें इकट्ठा करने के लिए धूप में कतार में खड़ा देखा जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि दो कर्मचारी एक शानदार हवेली में पियानो पहुंचाने आते हैं और यह जगह एक बुजुर्ग व्यक्ति चार्ल्स यॉर्क की है जो एक सेवानिवृत्त समाचार प्रस्तुत करता है। चार्ल्स अपने बेटे जैरेड को टीवी पर देखते हैं जो भी एक मीडिया व्यक्तित्व है और वह इच्छा मृत्यु योजना के पक्ष में है। जैरेड कह रहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी यह निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और वह बताता है कि उसका 10 साल का बेटा है जिसे इन चीजों को समझने की जरूरत है। घृणित पियानो मूवर्स जैरेड को गालियां देने लगते हैं और फिर चार्ल्स से माफी मांगते हैं, लेकिन चार्ल्स उन्हें बताता है कि वह भी उनसे सहमत है। बाद में चार्ल्स अपनी पत्नी डॉन से मिलने जाते हैं जो खाना बना रही हैं और वह किसी कारण से बेहद चिंतित हैं। वह उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, जबकि टीवी पर हम सुनते हैं कि चार्ल्स की बेटी रैचल भी खबरों में है, लेकिन अच्छे कारणों से नहीं। कुछ क्षण बाद जैरेड बाहर आता है जहां उससे अपनी पूर्व पत्नी का फोन आता है जो कहती है कि उनके बेटे लुकास ने उनके दिए गए इंटरव्यू के कारण रोना बंद नहीं किया है। जैरेड खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूर्व पत्नी उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है और फोन काट देती है। फिर जैरेड घर में प्रवेश करता है जहां वह डॉन से मिलता है और पता चलता है कि चार्ल्स ने आज रात अपने सभी बच्चों को कुछ बड़ी खबर साझा करने के लिए बुलाया है। जैरेड इस बात से नाराज है कि उसका गोद लिया हुआ भाई नूह भी आ रहा है, लेकिन डॉन उसे याद दिलाती है कि वह अभी भी उसका परिवार है। धीरे धीरे अन्य मेहमान भी पारिवारिक डिनर के लिए आने लगते हैं। मिडिल चाइल्ड रैचल अपनी किशोर बेटी मिया के साथ आती है। चार्ल्स सभी का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, लेकिन मिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये पता चलता है कि उन्होंने विशेष रूप से अपने बच्चों से कहा था कि डिनर केवल वयस्कों के लिए है, लेकिन जब रैचल जाने की धमकी देती है तो वह किशोरी को रुकने की अनुमति दे देते हैं। कहीं और नूह विला के पास पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस को फोन करता है जो उसे खुश करने की कोशिश करती है। जब वह फिर भी शांत नहीं होता तो वह स्थिति को समझती है और उससे कहती है कि अगर वह असहज महसूस कर रहा है तो घर लौट जाए। नूह वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन उसकी सौतेली बहन एशले उसे रोक लेती है। ये उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहती है। बैठो कमीने, हम शायद पापा द्वारा मार दिए जाएंगे। अगर वह नहीं आता तो पूरे कार्यक्रम को रद्द करने की धमकी देती है। यह स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच करीबी रिश्ता है। बाद में उस रात पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठता है और डॉन उन्हें शानदार व्यंजन परोसती है। फिर चार्ल्स एक टोस्ट करता है, सभी को उसके निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता है। वह यह भी माफी मांगता है कि वह अपने करियर में इतना एकाग्र था कि उसने परिवार के साथ इतना समय नहीं बिताया। अचानक रैचल उसकी बात बीच में ही काट देती है और पूछती है कि उन्हें क्यों बुलाया गया था। जवाब में चार्ल्स अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और बताता है कि उन्होंने इच्छा मृत्यु कार्यक्रम में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये सुनकर रैचल गुस्से में आ जाती है और गालियां देने लगती है कि उसे पहले से क्यों नहीं बताया गया ताकि वह मिया को छोड़ सकती। लेकिन चार्ल्स ये इंगित करता है कि उसने कहा था कि यह डिनर केवल वयस्कों के लिए है और मिया से विनम्रता से टेबल छोड़ने के लिए कहता है। किशोर के ऊपर जाने के बाद चार्ल्स अपने निर्णय के बारे में खुलासा करते हैं। सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि हर परिवार से कम एक व्यक्ति को नामांकित किया जाए। चार्ल्स कहते हैं कि अगर उनके बच्चों में से किसी एक को यादृच्छिक रूप से चुना गया तो वह दर्द सहन नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि उन्होंने और डॉन ने भविष्य में भर्ती से परिवार की सुरक्षा के लिए स्वयं सेवा की है। हालांकि जैरेड, जो सरकार के साथ निकटता से काम कर रहे हैं, कहते हैं कि ये नियम उनके जैसे शक्तिशाली और अमीर परिवारों के लिए नहीं है, लेकिन चार्ल्स इस विचार को छोड़ने से इनकार करते हैं क्योंकि वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। जैसे ही बातचीत गर्म होने लगती है, डॉन सभी को आदेश देती है कि वे जाकर थोड़ा आराम करें और मिठाई के लिए वापस आए। बाद में लिविंग रूम में नूह अपने पिता का मन बदलने की कोशिश करता है, यह कहकर कि डॉक ने बहुत पहले ही 20% जनसंख्या घटाने की प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी, लेकिन अब वे कुछ वर्गों के लोगों को खत्म करने के लिए भर्ती जारी रख रहे हैं। चार्ल्स सहमत लगते हैं, लेकिन जैरेड, जो लिविंग रूम में भी है, उन अफवाहों से नाराज है। वह सरकार की कार्रवाइयों का बचाव करने लगता है और साथ ही बदले की भावना से नूह की लत की समस्या का मजाक उड़ाता है। एशले, जो पास से सुन रही है, अपने सौतेले भाई का बचाव करने आती है। हालांकि अपनी बातों के बीच में वह गलती से नूह की गर्लफ्रेंड का जिक्र कर देती है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए चार्ल्स इस खबर से बेहद खुश है और यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड की फोटो देखने के लिए भी कहते हैं, ये बहुत अच्छा है। मम, मुझे लगा था कि तुम्हें सेक्सुअल हो बेटे। इसके बाद चार्ल्स अपनी पत्नी की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद एक नोट के साथ वापस आते हैं। पता चलता है कि डॉन विला से भाग गई है क्योंकि वह अपनी भर्ती के फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। उसी समय वे घंटी बजने की आवाज सुनते हैं और मिया सामने का दरवाजा खोलती है। उस रात आने के लिए निर्धारित डॉक्स के अधिकारी यॉर्क विला में आ गए हैं। प्रमुख अधिकारी बॉब कहते हैं कि उनके शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हुआ है, इसलिए वे जल्दी आ गए हैं। फिर भी चार्ल्स उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है और बताता है कि डॉन चली गई है। वह प्रक्रिया को स्थगित करने का अनुरोध भी करता है। पूछता है कि क्या वे वापस आ सकते हैं जब डॉन संपर्क में आए। बॉब, जो एक दोस्ताना व्यक्ति लगता है, ऐसा करने के लिए सहमत होता है, लेकिन चार्ल्स से निजी में बात करना चाहता है। जब वे अकेले होते हैं, बूढ़े आदमी को कुछ रद्दीकरण के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दिए जाते हैं। वह दस्तावेज पढ़ना शुरू करता है और कुछ ऐसा देखता है जो उसे क्रोधित कर देता है। हालांकि बॉब कहता है,
कहता है कि अगर चार्ल्स दोनों विकल्पों को ठुकरा देता है तो उसकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और पैसा बर्बाद हो सकते हैं। फिर दृश्य कुछ क्षण बाद बदलता है, जहां एक भावुक चार्ल्स अपने बच्चों से कहता है कि उसने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन वह रद्दीकरण के कागजात पर क्या था यह नहीं बताता। इसके बाद चार्ल्स बिस्तर पर लेटे होते हैं, जबकि उनके सभी बच्चे निराशा में उनके चारों ओर खड़े होते हैं। फिर बॉब उन्हें सुला देता है और जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जब डीओसीएस स्टाफ शरीर को ले जाता है तो चीजें अजीब होने लगती हैं। बॉब यॉर्क भाई बहनों से कहता है कि उसे दूसरा शव चाहिए, क्योंकि उसे यहाँ 2 शरीर लेने के लिए बुलाया गया था। गुस्से में नोआ उसे धमकाता है और जाने के लिए कहता है, लेकिन कई डीओसीएस कर्मी बंदूकों के साथ अंदर आ जाते हैं। बॉब फिर समझाता है कि उनके पास ये तय करने के लिए 2 घंटे हैं कि डॉन की जगह कौन लेगा। जब जैरेड सरकार में अपने संपर्क को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि बॉब और उसके आदमियों ने घर को जाम कर दिया है। कोई कॉल, टेक्स्ट या इंटरनेट कनेक्शन विला से नहीं जा सकता। डीओसीएस के पास सभी के ब्राउजर इतिहास, ईमेल, डीएम और उनके इंटरनेट फुटप्रिंट की एक लंबी सूची भी है। बॉब इस जानकारी को भाई बहनों के सामने रखता है, ये कहते हुए कि वह उनके निजी जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। नोआ 4 के मूवीज टोरेंट करता है और जैरेड को हेंटाई पसंद है। मैं आपको अंदाजा लगाने दूंगा कि इनमें से कौन सा बुरा है। वह यह भी बताता है कि मियां भर्ती से मुक्त है क्योंकि वह नाबालिग है। फिर वह किशोरी को अपने कारवां में ले जाता है। वयस्कों को यह तय करने के लिए छोड़ देता है कि किसे अपनी जान देने के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहिए। सिर्फ इस स्थिति में कि वे नहीं कर सकते, वह लौटेगा और उनके भाग्य का निर्णय करेगा। कुछ समय बाद भाई बहन लिविंग रूम में इकट्ठा होते हैं और जैरेड तुरंत सुझाव देता है कि नूह को खुद को बलिदान कर देना चाहिए। वह आरोप लगाता है कि नूह को सभी अवसर दिए गए थे, भले ही वह गोद लिया गया था, लेकिन उसने सब कुछ पीकर और एक दुर्घटना में एक महिला को मारकर बर्बाद कर दिया। एक भावुक नूह जवाब देता है कि वह यहाँ माफी मांगने आया है और अभी मरना नहीं चाहता। फिर वह सभी से अपने पिता की इच्छाओं के अनुसार मिलकर काम करने का आग्रह करता है। जल्द ही वे बॉब को संकेत देते हैं, जो तुरंत विला में आता है। वे पूछते हैं कि अगर परिवार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है तो वह कैसे निर्णय लेगा। डीओसीएस अधिकारी मुस्कुराता है और उन्हें बताता है कि वह तिनके खींचकर निर्णय करेगा। तभी रैचल पूछती है कि अगर वे ड्रॉ करने के बजाय उसे एक मृत शरीर दे दें तो क्या होगा। बॉब कहता है कि ऐसे मामलों में कागजी कार्रवाई संभालना मुश्किल होगा, लेकिन यह भी बताता है कि कोई भी मृत शरीर न होने से बेहतर है। अधिकारी के जाने के बाद रैचल का घिनौना विकृत पक्ष सामने आता है। वह स्वीकार करती है कि उसने जीवन में कुछ भयानक काम किए हैं, लेकिन वह अपनी जिंदगी फेंकने के लिए तैयार नहीं है। फिर राचेल पास की एक चाकू उठाती है और नूह पर हमला करती है। नूह चौंक जाता है, लेकिन खुद को काटे जाने से बचाता है। सभी लोग उसकी अचानक की गई हरकतों से हैरान होते हैं। फिर भी राचेल अपने भाई बहनों को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि नूह को मारने से उन्हें अपने पिता के पैसे अधिक मिलेंगे। राहेल विशेष रूप से एशले से कहती है कि वह नकद का उपयोग अपने अभिनेत्री बनने के सपनों को पूरा करने के लिए कर सकती है। नूह को विश्वास है कि वह उसके खिलाफ नहीं जाएगी क्योंकि उनका करीबी संबंध है, लेकिन उसकी पूरी हैरानी के लिए एशले अन्य 2 भाई बहनों का समर्थन करने का निर्णय लेती है। इसके बाद जैरेड एक नुकीली वस्तु उठाता है और रैचल एशले की ओर मिर्च स्प्रे फेंकती है। फिर वे एक स्पष्ट रूप से परेशान नूह को घेर लेते हैं, लेकिन वह उन्हें हरा देता है और पास के कमरे में छिपने के लिए दौड़ता है। जैसे ही वह कमरे का दरवाजा बंद करने वाला होता है, रैचल उस पर चाकू फेंकती है। डीओसीएस के कैंपर वैन में बॉब को खबर मिलती है कि डॉन ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आश्चर्यजनक रूप से वह अपने आदमियों से कहता है कि उसे मुख्यालय ले जाएं और यह जानकारी परिवार को न बताएं। विला के अंदर नूह अपने पिता के कमरे में खुद को बंद कर लेता है और हम देखते हैं कि उसे पीठ में चाकू से चोट लगी है। समय कम होते हुए वह ग्रेस को मैसेज करता है और अपना फोन विला से दूर फेंक देता है ताकि वह सिग्नल पकड़ सके। फिर वह एक बेंच तोड़ता है और लकड़ी का एक टुकड़ा हथियार के रूप में पकड़ता है। इसके बाद वह रसोई में जाता है और एक एप्रन पहनकर और उसमें स्टील की प्लेट डालकर अस्थायी कवच तैयार करता है। वह जल्द ही एशले को रसोई के दरवाजे के पीछे अकेले छिपा हुआ पाता है। वह तुरंत माफी मांगती है, कहती है कि वह रैचल की बातों में बहक गई थी। हालांकि नूह जवाब देता है कि वह बात करने के लिए बाहर आया है, बदला लेने के लिए नहीं। वह अब भी मानता है कि उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए, जैसा उनके पिता चाहते थे। दुर्भाग्यवश जैसे ही नूह रसोई से बाहर निकलता है, राचेल और जैरेड उस पर हमला कर देते हैं और उसके हाथ को दीवार से चिपका देते हैं। वो बेताबी से एशली से मदद की भीख मांगता है, लेकिन वो भाग जाती है। एक बार फिर उसके विश्वास को धोखा देते हुए फिर भी नूह किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है, लकड़ी का टुकड़ा पकड़ता है और जैरेड को मारता है। फिर वह रसोई के फर्श पर पड़े कांटे से राचेल की गर्दन में वार करता है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें खत्म करने वाला होता है, एशले उस पर अचानक हमला कर देती है। ये दूसरों को नूह को काबू में करने और उसे बांधने की अनुमति देता है। फिर दृश्य कुछ क्षण बाद बदलता है, जहां नूह बंधा हुआ है और उसके सौतेले भाई बहन उसे घेरे हुए हैं। वे उसे छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे होते हैं जब ग्रेस अचानक आती है और नूह को पुकारने लगती है। इससे भाई बहन सतर्क हो जाते हैं और वे बाहर की ओर दौड़ते हैं, केवल यह देखने के लिए कि ग्रेस डीओसीएस कर्मियों को रिकॉर्ड कर रही है जो असॉल्ट राइफल्स से लैस हैं। बॉब जल्द ही कैंपर वैन से बाहर आता है उससे बात करने के लिए, लेकिन स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती है। भाई बहन ग्रेस से भागने और मदद लाने का आग्रह करते हैं और वह तुरंत मान जाती है। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि अंततः डीओसीएस के एक गार्ड उसे गोली मार देते हैं। इससे फिर बॉब परिवार से कहता है कि अंदर जाकर 15 मिनट के भीतर उसे एक शरीर ला कर दें। हालांकि जब भाई बहन अंदर लौटते हैं तो नूह कहीं दिखाई नहीं देता। जिस रस्सी से उन्होंने उसे बांधा था वह भी
अभी पास में पड़ी है, जिसका मतलब है कि अब वह आजाद है। उनके बिना जाने नूह ने भी ग्रेस की आवाज सुनी थी और उसे पता है कि अब वह मर चुकी है। गुस्से और बदले से उबलते हुए वह जल्द ही घर की बिजली आपूर्ति काट देता है। इससे अन्य भाई बहन डर जाते हैं, इसलिए वे कुछ बर्तन हथियार के रूप में उठा लेते हैं। जल्द ही नूह उन पर हमला करता है और एशले को पेट में कई बार छुरा घोंपता है। फिर वह बाकी पर हमला करता है, उन्हें एक एक करके बेरहमी से गिरा देता है। जब तक वह खत्म करता है, सभी 3 फर्श पर पड़े होते हैं, चोटिल और थके हुए। क्रूर लड़ाई के बाद सभी भाई बहन शांत होने लगते हैं और अपने कार्यों पर विचार करते हैं। रैचल, जो अब तक केवल स्वार्थी रही है, अचानक कहती है कि वह इच्छा मृत्यु के लिए स्वयं सेवा करेगी। लेकिन जेरेड और एशले आपत्ति करते हैं और कहते हैं कि वे भी इस प्रक्रिया के लिए स्वयं सेवा करेंगे, यह कहते हुए कि वे भयानक भाई बहन रहे हैं। यह सुनकर नूह नरम पड़ जाता है और सुझाव देता है कि उन्हें स्वयं सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। वह प्रस्ताव करता है कि उन्हें सभी को एकजुट होकर बॉब को मार देना चाहिए। बाकी तुरंत सहमत हो जाते हैं, लेकिन पहले वे एशले के घावों का इलाज करते हैं। जब समय समाप्त हो जाता है, बॉब अपने डिप्टी टॉम के साथ अंदर जाता है और फर्श पर पड़ी एशले की बेहोश शरीर को देखता है। फिर अन्य भाई बहन आते हैं और बॉब उन्हें हथियारों के लिए जांचता है, लेकिन तभी एशले अचानक उठती है और टॉम की पिंडलियों में छुरा घोंप देती है। बाकी लोग इस ध्यान भटकाव का फायदा उठाते हैं और पास के फूलदान में छुपाई गई चाकू निकाल लेते हैं। पलक झपकते ही बॉब और टॉम को बंधक बना लिया जाता है और वे DOCS के बाकी सुरक्षा गार्डों को भी अपने हथियार छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। दुर्भाग्यवश एशले, जिसे पहले कई बार चाकू मारा गया था, बेहोश हो जाती है। बॉब बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जेरेड फर्श से एक बंदूक उठाता है और उसे बेहोश कर देता है। जब बॉब को होश आता है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है, जबकि यॉर्क्स उसे मारने की तैयारी कर रहे हैं। वह उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे एक DOCS अधिकारी को मारते हैं तो राज्य उनके बच्चों की कस्टडी ले लेगा, लेकिन भाई बहन उसकी अनदेखी करते हैं और प्रक्रिया के लिए उपकरण तैयार करते हैं। यही वह समय है जब बॉब उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है और खुलासा करता है कि डॉन DOCS मुख्यालय में है। अगर वे उसे आजाद कर देते हैं तो वह एक कहानी बनाएगा जो उन्हें डॉन के साथ शांति से जीवन जीने की अनुमति देगी। फिर दृश्य कुछ दिनों बाद बदल जाता है जब नूह एक कॉन्सर्ट में पियानो बजा रहा है। उसका परिवार, जिसमें डॉन भी शामिल है, दर्शकों में बैठा है और गर्व से उसे देख रहा है। ये पता चलता है कि उन्होंने बॉब के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसे जाने दिया। इसके बदले DOCS अधिकारी ने एक झूठी कहानी बनाई जिसमें ग्रेस और एशले को स्वैच्छिक भर्ती घोषित किया गया।